सोचिए, अगर लोकतंत्र एक गाड़ी है तो चुनाव उसका इंजन है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक वादा, सिर्फ एक प्रॉमिस इस पूरी गाड़ी की दिशा ही बदल दे? आज हम चुनावी राजनीति की इसी असली ताकत को समझेंगे, और वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के साथ। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। आधी रात का वक्त है, शहर का मेन चौराहा खचाखच भरा हुआ है और हजारों लोग पिछले 5 घंटों से भी ज्यादा से बस अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। और जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती है ना, तो सबकी नजरें एक उम्मीद से उठ जाती हैं कि शायद अब वो आ गए। नहीं नहीं, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये हकीकत है। साल था 1987 और जगह थी हरियाणा। ये उस वक्त के विधानसभा चुनाव का एक असली मंजर है, और यही कहानी हमें बताएगी कि चुनाव का असली मतलब, उसकी असली पावर होती क्या है। तो सवाल यही उठता है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट भी है। क्या वाकई सिर्फ एक वादा, सिर्फ एक अनाउंसमेंट सत्ता का पूरा खेल पलट सकता है? तो हुआ ये कि 1982 से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन लोग उस सरकार से कह सकते हैं कि कुछ खास खुश नहीं थे। इसी माहौल में एंट्री होती है विपक्ष के एक बड़े नेता चौधरी देवीलाल की। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक मूवमेंट शुरू किया, अपनी एक नई पार्टी बनाई, लोकदल। और फिर उन्होंने एक ऐसा वादा किया जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और वो वादा क्या था? उन्होंने कहा, अगर मेरी पार्टी जीती तो हम किसानों और छोटे व्यापारियों के सारे कर्जे माफ कर देंगे, और ये मेरी सरकार का सबसे पहला काम होगा। सोचिए, कितना सीधा, कितना पावरफुल मैसेज था ये। ये बहुत सीधे उन किसानों और छोटे दुकानदारों के दिल में उतर गई जो मौजूदा सरकार से परेशान थे। ये उनके लिए सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था, ये एक उम्मीद थी। और फिर जो नतीजा आया उसने सबको चौंका दिया। आप देख सकते हैं, हरियाणा की 90 सीटों में से 76 सीटें लोकदल और उनके साथियों ने जीती। अकेले लोकदल को 60 सीटें मिली, और जो कांग्रेस सत्ता में थी वो सिर्फ 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये होता है वोटर का पावर, मतदाताओं की ताकत का इससे बड़ा सबूत क्या हो। हरियाणा की ये कहानी तो वाकई कमाल है, लेकिन ये हमें एक और भी बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। आखिर किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में इलेक्शंस इतने जरूरी होते ही क्यों हैं? अच्छा, जरा सोचिए कि लोग राज कैसे करते हैं। मोटे तौर पर 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि देश का हर नागरिक हर छोटे बड़े फैसले के लिए एक साथ बैठे, वोट करे। अब आप ही बताइए, भारत जैसे इतने बड़े देश में क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। ना तो सबके पास इतना टाइम है, और ना ही हर मुद्दे की समझ। तो फिर दूसरा और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? वो ये है कि लोग अपने बदले फैसला लेने के लिए कुछ लोगों को चुनें, जिन्हें हम प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और इन प्रतिनिधियों को चुनने का जो तरीका है, वही तो है चुनाव। ठीक है, तो चुनाव जरूरी हैं, ये तो समझ आ गया। पर क्या हर चुनाव को हम लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? जी नहीं। किसी भी चुनाव को डेमोक्रेटिक कहलाने के लिए कुछ बेसिक शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन की चेकलिस्ट क्या है। पहली और सबसे जरूरी बात, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी हर किसी को वोट देने का हक हो और हर वोट की कीमत बराबर हो। दूसरा, असली चॉइस, मतलब मैदान में कई पार्टियां और उम्मीदवार हों ताकि लोगों के पास चुनने के लिए ऑप्शन हो। तीसरा, चुनाव रेगुलर इंटरवल पर हों, ऐसा नहीं कि एक बार जीत गए तो हमेशा के लिए बैठ गए। चौथा, जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करें, जीत उसी की होनी चाहिए। और पांचवा, जो कि बहुत जरूरी है, पूरा प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो, बिना किसी डर या दबाव के। समझ लीजिए कि यही वो 5 पिलर हैं जिन पर किसी भी सच्चे लोकतंत्र की इमारत टिकी होती। अब जहां चुनाव होगा वहां कंपटीशन तो होगा ही, पार्टियों के बीच मुकाबला होगा, और अक्सर हम लोग इसकी बुराई भी करते हैं कि देखो कैसी खींचतान मची है। पर क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन वाकई इतना बुरा है? मानते हैं इसके कुछ नेगेटिव्स हैं। इससे समाज में गुटबाजी हो सकती है, पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं, कई बार तो अच्छे लोग इस चक्कर में पॉलिटिक्स से दूर ही रहते हैं। ये सब सच है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड भी है। यही कंपटीशन है जो नेताओं को जवाबदेह बनाता है। उन्हें हमेशा ये डर रहता है कि भाई अगर हमने लोगों के लिए काम नहीं किया तो अगले चुनाव में जनता हमें बाहर का रास्ता दिखा देगी। इसे ना एक बाजार की तरह समझिए। जैसे एक दुकानदार होता है, उसे अगर अपना कस्टमर बनाए रखना है तो अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी, अच्छा सामान देना पड़ेगा, वरना क्या होगा? कस्टमर अगली बार किसी दूसरी दुकान पर चला जाएगा, है ना?
ठीक वैसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर सत्ता में बने रहना है तो उसे जनता यानी कस्टमर की सेवा करनी पड़ेगी, भले ही उनका असली मकसद सिर्फ पावर में आना हो, लेकिन ये कंपटीशन उन्हें लोगों के लिए काम करने पर मजबूर कर ही देता है। तो ये तो हो गई थियोरी की बातें। अब जरा देखते हैं कि हमारे देश भारत में ये सब चीजें प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं। मतलब यहाँ ये इतना बड़ा चुनावी सिस्टम चलता कैसे है। भारत में चुनाव का जो बेस है वो है निर्वाचन क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि चुनाव के लिए पूरे देश को अलग अलग एरिया में बांट दिया जाता है और हर एरिया के वोटर्स मिलकर अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और ये स्केल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इस एक नंबर से हो जाएगा, 543। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के लिए पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में एक साथ 543 छोटे छोटे चुनाव होते हैं और इन सबके नतीजे मिलकर देश की सरकार तय करते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीतता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद बनकर पार्लियामेंट में अपने पूरे इलाके की आवाज उठाता है। तो चलिए अब वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, उस सवाल पर। हरियाणा की कहानी ने हमें दिखाया कि कैसे एक वादा सरकार बनवा सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी की असली खूबसूरती और असली ताकत इसमें है कि वही वोटर जो एक वादे पर किसी को सत्ता में लाते हैं, अगर वो वादा पूरा ना हो तो अगले ही चुनाव में उसे सत्ता से हटा भी सकते हैं। और यही है चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत, जो किसी और के नहीं बल्कि सीधे आम जनता के हाथों में होती है।